नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति की समीकरणों की, जिसमें हमने दो समीकरण प्राप्त किए। एक समीकरण तो था एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर एफ आर, और दूसरा समीकरण था एम आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी बराबर 0। ये केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिशील कण के गति के समीकरण है, जो दो समीकरण हमने प्राप्त कर लिए थे। एक समीकरण नंबर 1 और एक को कहा समीकरण नंबर 2 है। अब हम बात कर रहे हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कि केंद्रीय बल के प्रभाव में क्या कोणीय संवेग का संरक्षण रहता है। केंद्रीय बल के प्रभाव में केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति के समीकरण, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति के समीकरण, एक तो अपने पास एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर एफ आर है, और दूसरा समीकरण है एम आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी बराबर 0। समीकरण 2 को दोनों ओर स्मॉल आर से गुणा करने पर एम आर आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी बराबर 0, या एम आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 एम आर डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी बराबर 0। हमने इसको दोनों ओर से स्मॉल आर से गुणा कर दिया है, तो स्मॉल आर से गुणा किया तो हमारे पास में ये समीकरण मिली। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर 0। यू इंटू वी से अवकलन किया, एम तो कांस्टेंट है, एक बार एम आर स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, डी थीटा अपॉन डी टी का डी अपॉन डी टी डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया, और फिर एम कांस्टेंट है, डी थीटा अपॉन डी टी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r हो जाएगा 2r, और ये r का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। इसका मतलब इस समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में ये समीकरण आ गया। इसका मतलब ये जो मान है अपने पास में समाकलन कर दिया तो एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो गया, नियतांक के बराबर मान आ गया। क्या मान है, ये नियतांक है। इसका मतलब J बराबर एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर नियतांक। तो ये समीकरण है वो कोणीय संवेग संरक्षण को व्यक्त कर रहा है। ये समीकरण J, क्योंकि एम आर स्क्वायर आई है और डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा लिखा जा सकता है, आई इंटू ओमेगा J के बराबर होता है। तो ये कोणीय संवेग के संरक्षण को व्यक्त करता है, अर्थात समीकरण 3 कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। एक समीकरण इसको दे देते हैं हम समीकरण 3, और इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 4 है। तो समीकरण 4 कोणीय संवेग संरक्षण को व्यक्त करता है, अर्थात केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिशील कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। केंद्रीय बलों के प्रभाव में यदि कोई कण गति करेगा तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। हम बात करते हैं घूर्णन गति की। केंद्रीय बल एक नियत बिंदु की ओर है। मान लो कि ये दूरी है r और ये किसी समय dt में ये इस O बिंदु से
जिसे हम कह सकते हैं ए से बी तक चला जाता है, और ये कोण है डी थीटा। कितना कोण है ये? डी थीटा है। एक बिंदु के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये भी आर है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? आर है। तो ये जो ए बी जो चाप है, इसको हम लिख सकते हैं चाप ए बी बराबर कोण इंटू त्रिज्या। कोण इंटू त्रिज्या हम लिख सकते हैं ए बी बराबर आर डी थीटा। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? आर डी थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए बी जो चाप है वो आर डी थीटा आ गया। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास में क्या आएगा? अतः त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल डी ए बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, और डी ए बराबर 1/2 आधार है इसका ओ ए और ऊंचाई इसकी ए बी। तो डी ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 ओ ए आर, और डी ए है अपने पास में आर डी थीटा। तो डी ए बराबर आ गया 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। तो देखो दोनों ओर डी टी का भाग देने पर यह आ जाएगा अपने पास डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। समीकरण नंबर का इसे 5 है। समीकरण नंबर क्या का इसे 5 है। तो डी ए अपॉन डी टी प्रति सेकंड इस दूरी आर द्वारा या रेखा आर द्वारा प्रसर्पित क्षेत्रफल है ये डी ए अपॉन डी टी, वो किसके बराबर है? 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी के। समीकरण नंबर 4 है अपने पास में, या हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 3 है अपने पास में। तो देखो समीकरण 4 से भी लिख सकते हैं, इसे दोनों ओर 2m का भाग दे दिया जाए, और ये किसके बराबर है? नियतांक के बराबर है। तो समीकरण 4 में दोनों ओर 2m का भाग देने पर, दोनों 2m का भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर नियतांक अपॉन 2, और ये नियतांक अपॉन 2 भी किसके बराबर? नियतांक के बराबर। समीकरण नंबर 6 है। समीकरण 5 और 6 के अनुसार हमारे पास में डी ए अपॉन डी टी 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी है, और इस समीकरण के अनुसार 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर है? नियतांक के बराबर है। इसका मतलब डी ए अपॉन डी टी किसके बराबर है? नियतांक के बराबर हमें मान प्राप्त हो गया। तो देखो समीकरण 5 व 6 से डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर है नियतांक। समीकरण 7 का इसे समीकरण 7 के अनुसार प्रति सेकंड, मतलब डी ए अपॉन डी टी है, प्रति सेकंड इसे दूरी आर द्वारा, समीकरण 7 के अनुसार प्रति सेकंड आर द्वारा प्रसर्पित स्विफ्ट क्षेत्रफल नियत होता है। यही
केपलर की ग्रहीय गति, केपलर की ग्रहीय गति का क्षेत्रीय नियम कहलाता। यही केपलर की ग्रहीय गति का क्षेत्रीय नियम कहलाता है। इसको द्वितीय नियम भी कहा जाता है। क्षेत्र का नियम, कक्षा का नियम ग्रहीय गति का क्षेत्रीय नियम है। अर्थात dA/dt बराबर है नियतांक के, और इसका मान कितना है 1/2 r² dθ/dt है। ये मान नियतांक है। इस O से A को मिलाने वाली रेखा द्वारा प्रति सेकंड स्वेप्ट एरिया, घेरा गया क्षेत्रफल या प्रसर्पित क्षेत्रफल का मान नियत रहता है। तो ये केंद्रीय बल के प्रभाव में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है तथा केपलर के क्षेत्रीय नियम का पालन होता है, क्षेत्रीय नियम भी लागू होता है। फिर हम बात करते हैं ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण केंद्रीय बलों के प्रभाव में ऊर्जा संरक्षण। देखो, केंद्रीय बलों के प्रभाव में यदि कोई कण गति करता है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो ऋणात्मक प्रवणता के रूप में मान उस पर आरोपित बल के बराबर होता है। अर्थात हम जानते हैं कि केंद्रीय बल एक संरक्षी बल होता है, केंद्र की ओर लगता है, और संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा में एक संबंध होता है। संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। तो हम बात करें केंद्रीय बल संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल होता है तथा संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। अर्थात F बराबर, जिसको FR कहें, -du/dr। केंद्रीय बल संरक्षी बल होता है और संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। अब पढ़ चुके हैं हम F = होता है माइनस का ΔU। यहाँ r के रेस्पेक्ट में है तो हम लिख सकते हैं -du/dr। केंद्रीय बल, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति का के समीकरण md²r/dt² -r dθ/dt का होल स्क्वायर बराबर FR। समीकरण 1 से मान पुट कर दिया। एक से मान रखा तो अपने पास में md²r/dt² -mr dθ/dt का होल स्क्वायर बराबर माइनस का du/dr। देखो md²r/dt² माइनस का
एम स्क्वायर R4 अपॉन एम आर क्यूब डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर। हमने इसको किससे गुणा किया? एम आर क्यूब से ऊपर और नीचे गुणा कर लिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं कि कोणीय संवेग की परिभाषा से, कोणीय संवेग की परिभाषा से J बराबर होता है एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। समीकरण है 3 और इस 3 का मान कहाँ पुट कर दें? समीकरण 2 में पुट कर दिया जाए तो हमारे पास में समीकरण आएगा। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 का मान 2 में पुट किया तो ये आ गया अपने पास में एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये माइनस का जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब एम स्क्वायर R4 डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? जे स्क्वायर के बराबर, और बराबर आ गया माइनस का डी यू अपॉन डी आर। ये हम लिखे एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर, और ये प्लस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। समीकरण नंबर कह दिए इसे 4। इस प्रकार से हमें इसे एफ आर का मान पुट किया और इस समीकरण को सोल्व किया तो अपने पास में इस प्रकार का समीकरण प्राप्त हो गया। देखो हम जानते हैं कि d अपॉन डी आर 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर, इसका अवकलन करें 1 अपॉन आर स्क्वायर का तो क्या होगा? माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब, माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब, इसका मतलब 1 अपॉन आर क्यूब, इसका मतलब 1 अपॉन आर क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इस 2 का भाग दे दिया जाए माइनस का, तो 1 अपॉन 2 माइनस का डी अपॉन डी आर, और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर क्यूब की जगह हम ये टर्म पुट कर सकते हैं, तो यहाँ अपने पास में 1 अपॉन आर क्यूब है, इस 1 अपॉन आर क्यूब की जगह ये टर्म रखी जा सकती है। तो देखो 1 अपॉन आर क्यूब का मान पुट किया हमने तो अपने पास में माना गया एम, अतः समीकरण 4 एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर, माइनस का जे स्क्वायर अपॉन एम, या इसको प्लस लिख लेते हैं, ये आ गया माइनस का 1 अपॉन 2 डी अपॉन डी आर 1 अपॉन आर स्क्वायर, या एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर माइनस का जे स्क्वायर अपॉन 2m, और ये d अपॉन डी आर 1 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों टर्म से d अपॉन डी आर को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो अपने पास में ये समीकरण किस रूप में मिलेगा? m डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस डी अपॉन डी आर, यहाँ से u, और ये हो जाएगा प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट है ये 2m, जे स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, जे भी संरक्षित रहता है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या m डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस डी अपॉन डी आर डी टी अपॉन डी टी से गुणा कर दिया, इसके वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। d अपॉन डी आर है, इसको डी टी से ऊपर नीचे गुणा कर लिया तो ये अपने पास में आ गया u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर।
एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा माइनस का डी अपॉन डी टी और ये डी टी अपॉन डी आर। डी यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, दोनों ओर डी आर अपॉन डी टी से गुणा करने पर एम डी आर अपॉन डी टी डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी से गुणा करेंगे तो डी अपॉन डी टी और ये हो जाएगा यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। देखो एम आर डी आर अपॉन डी टी डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपने पास में डी अपॉन डी टी 1/2 एम, ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इसको कांस्टेंट रखा 1/2 एम बाहर आ गया, 2 का करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, डी आर अपॉन डी टी हो गया और इस डी आर अपॉन डी टी का डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया और बराबर माइनस डी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। इसको भी इधर ले लिया, डी अपॉन डी टी 1/2 एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर बराबर 0 आ गया। देखो दोनों से d अपॉन डी टी बाहर आ रहा है, d अपॉन डी टी हम लिख सकते हैं d अपॉन डी टी 1/2 एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर और बराबर 0। d अपॉन डी टी हटाएं, दोनों ओर समाकलन करने पर ये हो जाएगा अपने पास में 1/2 एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट नियतांक, और ये नियतांक हमने क्या मान लिया, कैपिटल ई है माना। नियतांक क्या है, कैपिटल ई है। ये जो समीकरण है ये ऊर्जा की समीकरण है, ये समीकरण है ऊर्जा का समीकरण है, समीकरण नंबर 5 है ये। देखो यहाँ 1/2 एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा। U है, U बराबर है स्थितिज ऊर्जा, U है स्थितिज ऊर्जा, और जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर घूर्णन गतिज ऊर्जा है। तथा जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर बराबर है घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा कैसे है, जे का मान पुट करें हम, जे 1/2 एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये अपने पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो ये गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा और ये घूर्णन गतिज ऊर्जा, इन सभी का योग किसके बराबर, कुल ऊर्जा, इसलिए हमने इसको ई माना है। और ये मान किसके बराबर है, नियतांक के बराबर, अर्थात केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिशील कण की ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। अर्थात केंद्रीय बलों के प्रभाव में, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिशील कण की ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षित
रहती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। तो समीकरण 5 है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। अब बात करते हैं हम पथ का समीकरण क्या हो। केंद्रीय बलों के प्रभाव में पथ का समीकरण। केंद्रीय बलों के प्रभाव में कोणीय संवेग J बराबर mr² डी थीटा अपॉन डी टी होता है। इसको हम लिखे डी थीटा अपॉन डी टी बराबर J अपॉन mr²। ये हम लिखे डी थीटा अपॉन डी टी बराबर J अपॉन mr²। डी थीटा अपॉन डी थीटा लिखा जा सकता है इसे, ऊपर नीचे किससे गुणा कर लिया, डी थीटा अपॉन डी थीटा से। ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी थीटा बराबर J अपॉन mr² डी अपॉन डी थीटा और ये थीटा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी बराबर J अपॉन mr² डी अपॉन डी थीटा। समीकरण कह दिया इसे, एक है ये समीकरण। हमने इसको संकारक फॉर्मेट में ले लिया, ऑपरेटर के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट कर लिया। तो हमारे पास में ये एक संकारक आ गया। हम जानते हैं कि केंद्रीय बल के प्रभाव में, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति का समीकरण m d² r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर एफ आर। ये हम लिख सकते हैं m d² r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर एफ आर। हम इसको वही प्रोसेस mr³ से ऊपर नीचे गुणा कर लिया जाए तो ये हो जाएगा m d² r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस m² r4 अपॉन mr³ डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर एफ आर। ये हम इसको गुणा कर रहे हैं ताकि ये कोणीय संवेग J के रूप में परिवर्तित हो जाए, हमारे पास में कोणीय संवेग J का मान प्राप्त हो। तो ये देखो m² r4 डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर है, ये अपने पास में J² बन गया। तो हम लिख सकते हैं इसको m d² r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस J² अपॉन mr³। ये हो जाएगा अपने पास में बराबर एफ आर। ये मान अपने पास में हो गया। d अपॉन डी टी का मान हमने प्राप्त किया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसी को हम d² के रूप में बदले तो देखो समीकरण 1 से d अपॉन डी टी इंटू डी अपॉन डी टी। समीकरण 1 से क्या लिखे हैं, d अपॉन डी टी इंटू डी अपॉन डी टी, मतलब यही मान है। इसको हमने लिखा J अपॉन mr²। इसको क्या लिखा J अपॉन mr² डी अपॉन डी थीटा। डी अपॉन डी थीटा ये तो मान है इस d अपॉन डी टी का, फिर इस d अपॉन डी टी का मान लिखें तो वही J अपॉन mr² डी अपॉन डी थीटा। तो देखो ये हो जाएगा d² अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर
जे स्क्वायर, जे तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, अपॉन एम स्क्वायर, आर स्क्वायर है ही, डी अपॉन डी थीटा, ये मान है अपने पास में 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा। समीकरण नंबर कह दिए इसको 3 है, और 3 का मान किस में पुट कर दे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा अपने पास m जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा, और ये अपने पास r माइनस का जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब बराबर एफ आर। m से गुणा किया तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा माइनस का जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब बराबर एफ आर। समीकरण नंबर 4 कहती है डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा को हम 1 अपॉन आर स्क्वायर जो डी आर अपॉन डी थीटा है, इस टर्म को हम थीटा के रूप में लिख सकते हैं। देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी आर थीटा के रूप में, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर। हमने इसका अवकलन किया, या हम इसको ऐसे लिख लें डी अपॉन डी आर 1 अपॉन डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर। इसका जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा अपने पास में माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर और ये डी आर अपॉन डी थीटा। इस प्रकार का इसका अवकलन करेंगे तो ये मान आएगा, या इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का डी अपॉन डी थीटा और ये 1 अपॉन आर। समीकरण 5 का मान किस में पुट कर दे, समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो ये अपने पास समीकरण हो गया जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा, और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस, तो माइनस डी अपॉन डी थीटा और ये 1 अपॉन आर माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब बराबर एफ आर। देखो ये हो गया जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, ये माइनस बार आ गया, ये हो गया डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1 अपॉन आर माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब बराबर एफ आर। या यहाँ से हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया जाए, जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से हो गया डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1 अपॉन आर और ये है माइनस का 1 अपॉन आर प्लस का बराबर माइनस का एफ आर। देखो 1 अपॉन आर बराबर यू रखने पर हमने रख लिया सुविधा के दृष्टिकोण से 1 अपॉन आर बराबर यू, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम, यहाँ से डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर का मान u और ये प्लस u बराबर माइनस का f 1 अपॉन u। ये अपने पास में एक समीकरण मिला। ये समीकरण केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिशील कण के पथ का समीकरण कहलाता है। समीकरण 6
केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिशील कण के पथ का समीकरण कहलाता है। गतिशील कण के पथ का समीकरण कहलाता है जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू बराबर माइनस एफ वन अपॉन यू कहलाएगा। तो ये केंद्रीय बल के प्रभाव में गतिशील कण के पथ का समीकरण कहलाता है। आसान है। इस प्रकार से केंद्रीय बल के प्रभाव में कोणीय संवेग का संरक्षण होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है और पथ का समीकरण 6 के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं केपलर के ग्रहीय गति के नियम, जो हमने सेकंड नियम तो अभी पढ़ लिया है। केपलर के ग्रहीय गति के नियम। सबसे पहले प्रथम नियम कक्षा का नियम। केपलर ने ग्रहीय गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं। पहला नियम कक्षा का नियम या कक्षीय नियम। ये नियम ये कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, या सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसकी नाभि पर सूर्य स्थित होता है। अर्थात सूर्य के चारों ओर ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस नियम के अनुसार सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसकी नाभि पर सूर्य स्थित होता है। दूसरा जो नियम है वो है क्षेत्रीय नियम। इस नियम के अनुसार क्षेत्रीय नियम या क्षेत्रफल का नियम, इस नियम के अनुसार सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा द्वारा प्रति सेकंड प्रसर्पित क्षेत्रफल नियत होता है। अर्थात dA अपॉन dt बराबर 1/2 r स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt, और ये मान भी किसके बराबर, नियतांक के बराबर होता है। ये दूसरा नियम या क्षेत्र का नियम या क्षेत्रफल का नियम या क्षेत्रीय नियम कहलाता है। और तीसरा नियम होता है आवर्तकाल का नियम। तीसरा नियम है आवर्तकाल का नियम। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। अर्थात आवर्तकाल का वर्ग टी स्क्वायर बराबर, या टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू अर्ध दीर्घ अक्ष ए क्यूब, या टी स्क्वायर इक्वल टू के ए क्यूब। ये 3 नियम हैं जो ग्रह की गति से संबंधित नियम है। केपलर ने दिए थे नियम, इसलिए केपलर के ग्रहीय गति के नियम कहलाते हैं। पहला नियम कक्षा का नियम, दूसरा नियम है क्षेत्र का नियम, क्षेत्रफल का नियम, क्षेत्रीय नियम, और तीसरा नियम है आवर्तकाल का नियम। इन नियमों की तुलना, इस केपलर के नियम की तुलना यदि न्यूटन के नियम से की जाए तो क्या निष्कर्ष प्राप्त हो, तो वो हम बात करते हैं केपलर के नियम की न्यूटन के नियम से निष्कर्ष। केपलर के नियमों का न्यूटन के नियम से निष्कर्ष। न्यूटन के नियम के अनुसार ग्रह स्मॉल आर त्रिज्या के वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कैसी कक्षा में? वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, अर्थात ए बराबर है स्मॉल आर। ए बराबर क्या हो गया? स्मॉल आर हो गया। अतः केपलर के तृतीय नियम से, मतलब आवर्तकाल के नियम से, तीसरे नियम से या आवर्तकाल के नियम से टी स्क्वायर इक्वल टू के ए क्यूब होता है। ए बराबर आर रखने पर टी स्क्वायर बराबर हो गया के आर क्यूब। आवर्तकाल के तीसरे नियम के अनुसार टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब होता है, सॉरी के ए क्यूब होता है, और के की ए की जगह आर पुट कर दिया, क्योंकि वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो ए बराबर बी बराबर क्या हो गया? आर हो गया। तो हमने ये समीकरण में मान पुट कर दिया, समीकरण नंबर कह दिया 1 कह दिया। हम लोग जानते हैं यदि कोणीय वेग ओमेगा हो तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, और वर्क कर दिया, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का मान हमारे पास में है समीकरण 1 से मान रखने पर ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और टी स्क्वायर का मान है अपने पास में के आर क्यूब। समीकरण नंबर 2 कह दिया जाए। न्यूटन के नियम के अनुसार अभिकेंद्रीय बल का मान, अतः ग्रह पर
लगने वाले अभिकेंद्रीय बल का मान F बराबर mv² होता है, जिसको हम लिख सकते हैं m ω²r, और ω² का मान है अपने पास में समीकरण 2 से F बराबर हो गया m ω² का मान है 4π² k r³ और ये एक है r, या हम लिख सकते हैं F बराबर 4π² m/k r²। ये समीकरण हो गया अपने पास में समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। समीकरण 3 से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहले निष्कर्ष की हम बात करें तो देखो, ग्रह पर लगने वाले बल का मान उस ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती होगा। ग्रह पर लगने वाले बल का मान द्रव्यमान के समानुपाती होता है। दूसरा है, इस बल की दिशा ग्रह से सूर्य की ओर होती है। इस बल की दिशा ग्रह से सूर्य की ओर, केंद्रीय बल है, केंद्र पे कौन बैठा है? सूर्य बैठा है, तो सूर्य की ओर होगी। तीसरा है, इस बल का मान ग्रह से सूर्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये न्यूटन के नियम से निष्कर्ष मिले कि न्यूटन के नियम के अनुसार वर्ताकार कक्षा में ग्रह चक्कर लगाता है जिसके केंद्र पर सूर्य स्थित होता है, और इस पर ग्रह पर लगने वाले इस बल का मान ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ग्रह पर लगने वाले बल की दिशा ग्रह से सूर्य की ओर होती है, मतलब केंद्र की ओर है, क्योंकि ये अभिकेंद्रीय बल है, और इस बल का मान ग्रह से सूर्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये केपलर के नियम से, न्यूटन के नियम की सहायता से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। हमने केपलर का नियम अप्लाई किया और न्यूटन का नियम, तो न्यूटन के नियम से ये निम्न निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं।